कैसा लग रहा है? मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है आपके फ़ायदे की। सरकार ख्वातीन को इक्तिसादी और समाजी तौर पर मजबूत बनाने के लिए तरह तरह की स्कीम्स लेकर आती है। ऐसी ही एक स्कीम है स्टैंड अप इंडिया, जिसे 2016 में लाया गया था। इस स्कीम की मदद से सरकार SC, ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन देती है, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत बहुत ही रियायती दर पर करीब 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। क्या खास बात है इस स्कीम की, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वेलकम टू आवर प्रोग्राम डॉक्टर अग्निहोत्री। तो डॉक्टर अग्निहोत्री से हम बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में, लेकिन आइए उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। हैंड एम्ब्रॉयडरी और चिकनकारी का काम है। इसकी CC लिमिट स्टैंड अप इंडिया स्कीम के मुताबिक है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। नमस्ते, मैं डॉक्टर शैलेन कुमार सिंह, डायरेक्टर लीवर क्योर क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने स्टैंड अप इंडिया के तहत 25 लाख रुपए की CC लिमिट के अप्लाई किया। बहुत कम समय में हमारा लोन सैंक्शन हुआ और इससे हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ये लोन पे मिला हमें, अपना जब चलाएंगे तो खर्चा भी निकलेगा इसका, और बच्चे भी पल जाएंगे और किस्त भी आराम से निकल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी इसके चीज़ में हमें। सरकार का अच्छा ठीक है, ये नियम निकाला उन्होंने गरीब आदमी की मदद करने के लिए। ये बहुत अच्छा उन्होंने वो निकाला है, गरीब आदमी की मदद हो रही है। डॉक्टर अग्निहोत्री, हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये स्कीम क्या है और किन लोगों को इसके तहत लोन मिलता है। अप्रैल 2016 में ये स्कीम भारत सरकार लाई थी, स्टैंड अप इंडिया। और इस स्कीम का बेसिक पर्पज़ ये था कि जो SC, ST हैं, जहाँ पर उद्यमशीलता की काफ़ी कमी है, यानी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ से नहीं बनते हैं, तो उन लोगों को प्रमोट किया जाए, उनको उसके लिए। और दूसरा, हमारे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, महिलाएं हैं, उनमें ये उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए स्कीम शुरू की गई थी। इसमें सरकार SC, ST का और वुमेन में से को हर साल लोन देती है। इस स्कीम में लोन का अमाउंट है 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक। तो आपने बताया डॉक्टर अग्निहोत्री कि ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, और अब ये बताइए कि कौन कौन से कारोबार हैं जिनके के लिए ये लोन मिल सकता है। क्या बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, उसके लिए लोन मिल सकता है? देखिए, ब्यूटी पार्लर या बुटीक में आपका जो पैसा खर्च होगा वो कम होगा, आपका बजट कम है उसका, तो इसलिए आप उसमें इस योजना के बजाय मुद्रा लोन में पैसा ले सकते हैं जी। और इसमें जो चाहिए, ये तीनों एक्टिविटीज़ के लिए मिलता है: मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग। तो जहाँ पे आपका बजट, जो प्लान है आपका प्रोजेक्ट प्लान, वो 10 लाख से ऊपर का हो, वो आप इसमें लेके आएंगे। अब जब आप इसमें लेके आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोसेसिंग में आप आना चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार में रहता है और वो SC है या ST है, वुमेन है, और उस व्यक्ति को वहाँ लीची ज़्यादा होती है, तो लीची के जूस का प्लांट लगा सकता है, वहाँ पे है, वो इसके अंदर आता है जी। मान लीजिए आप हैं, आपको अपना गारमेंट इंडस्ट्री चलानी है, तो फिर आप इसके अंदर ले सकते हैं। आप अपना कपड़ा खरीदिए कहीं से, ड्रेसेस बनवाइए और बेचिए रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में। मान लीजिए आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस बेचना चाहते हैं, उसको मैन्युफैक्चर आप कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं से सामान खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग में आ जाएगा। या आप कोई सर्विसेज देना चाहते हैं टेक्निकल,
तो उसके लिए भी आपको पैसा मिल जाएगा। तो उसके सबके लिए अमाउंट अलग जी, अलग है। अमाउंट एक्चुअली क्या 10 से 1 करोड़ का है, लेकिन जो बैंक है वो आपको पैसा तो आपके प्रोजेक्ट प्लान के अनुसार ही देगा ना। अगर आप बैंक को कहते हैं कि साहब मेरी रिक्वायरमेंट 25 लाख की है, तो 25 लाख ही देंगे आपको। यू कांट आस्क देम 1 करोड़ फॉर दैट। सो बेसिकली व्हाट एवर योर प्रोजेक्ट प्लान, बैंक विल गिव यू बेस्ड ऑन दैट ओनली, उसके बेस पे ही देगा। आपने बताया ट्रेडिंग के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये लोन मिलता है, और कौन कौन एलिजिबल है ये आपने बताया। साथ में आप ये बताइए कि किन लोगों को लोन नहीं मिलेगा इस स्कीम के तहत। ये हर व्यक्ति को लोन मिलेगा जो SC/ST से है। पहली कंडीशन ही है कि SC/ST होना चाहिए आपको। ठीक है। दूसरा वुमेन है, वुमेन के साथ SC/ST वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, यानी जनरल कैटेगरी और OBC की महिलाओं को भी ये मिलेगा। ठीक है। तो फिर ये 3 कैटेगरी हो गई मोटा मोटा। जी। अब मिलेगा किसको नहीं? 18 साल से आप ऊपर हैं तो लोन अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने उससे पहले कोई बैंक लोन लिया हुआ है, आप डिफॉल्टर हैं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। केवल इस स्कीम में यही अकेली एक नेगेटिव है कि आपको तब लोन नहीं मिलेगा अगर आप किसी भी तरह से बैंक के डिफॉल्टर हैं। दूसरी चीज, आपका जो बिजनेस है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए, नया बिजनेस होना चाहिए। इसीलिए इसे ग्रीन फील्ड अपॉर्चुनिटी या ग्रीन फील्ड वेंचर कहते हैं कि जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आप नया बिजनेस शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आपके फादर का बिजनेस है और उसमें से उन्होंने एक छोटा सा हिस्सा निकाल के आपको दे दिया और आपको साहब मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। नहीं साहब, ये इसलिए नहीं है। जी डॉक्टर अग्निहोत्री, अगर किसी का अपना कारोबार नहीं है और किसी कारोबार में उनकी हिस्सेदारी एज अ पार्टनर वो कारोबार कर रहे हैं, तो क्या उनको लोन मिलेगा? वो इसके लिए एलिजिबल हैं क्या? नहीं, अगर देखिए आप उसके लिए भी फ्रेश आपका बिजनेस होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई इंडिविजुअल ही बिजनेस कर सकता है। हम इस बिजनेस के लिए, इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए कंपनी, एज ए LLP और एज ए पार्टनरशिप। लेकिन जो मेजॉरिटी स्टेक है वो, मान लीजिए कंपनी है तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो वुमेन के पास होना चाहिए जी। मेजॉरिटी स्टेक SC के पास होना चाहिए। माइनर यानी 51% से ज़्यादा, अगर उससे कम है तो दूसरों के पास हो सकता है। अब आप मान लीजिए पार्टनरशिप करना चाहते हैं जी, तो पार्टनरशिप में मेजर शेयर वुमेन के पास और SC/ST के पास होना चाहिए जी। रिमेनिंग UR के पास हो सकता है, जनरल कैटेगरी के लोगों के पास। तो आपने बताया कि कितना लोन मिल सकता है, किस किस को मिल सकता है डॉक्टर अग्निहोत्री, लेकिन अगर किसी को स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लोन चाहिए तो कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो उनके पास होने चाहिए इस लोन के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़, हर व्यक्ति को अपनी बैंक में जाके लोन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है। इसके लिए सरकार ने standupmitra.in करके एक वेबसाइट बनाई हुई है, जो आपको उद्यमी मित्र करके एक वेबसाइट है, वहाँ ले जाती है। वहाँ पे आप इसका लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो जी। उसके अलावा ऑफलाइन भी जाके आप जमा कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन किसी भी बैंक में। तीसरा तरीका है कि आप लीड मैनेजर जो होते हैं, लीड बैंक मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड हैं। तो आप किसी भी बैंक में जाके आप उनके बारे में पता करके उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो जी। एंड देन आपको इसका लोन का आप प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब उसमें आपको क्या क्या देना है। अगर मुझे लोन चाहिए तो सबसे पहले बैंक में, देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, बैंक 3 बातें कंफर्म करता है आपसे किसी भी लोन देने की। मैं केवल इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी। पहला, आप कौन है जी। तो आप कौन है ये कैसे बताएंगे? बाय गिविंग द KYC। आपका आधार कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड, आपका रेजिडेंस प्रूफ, आप कुछ कमाते हैं तो उसका इनकम प्रूफ लगाइए साहब, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज है तो उसका प्रूफ लगाइए। अब आपको लोन क्यों चाहिए तो आप बताते साहब मुझे बिजनेस के लिए चाहिए और ये इसलिए है। तो वो आप बिजनेस की डिटेल लगाओगे, आप बिजनेस क्या करना चाहते हो, यानी एक प्रोजेक्ट प्लान लगाओगे उसके साथ। अब आप ये बताना चाहते हो कि बैंक कहता वापस कैसे करोगे, तो फिर आप उस बिजनेस की अपनी ट्रैक दिखाते हो कि साहब ऐसा है, मैं बिजनेस करूंगा, इससे हर साल में इतना सामान बनाऊंगा या बेचूंगा और उससे मुझे इतना प्रॉफिट होगा और मेरे स्किल सेट ये हैं, इसलिए मैं इसको पेमेंट कर सकता हूँ इजिली। तो बैंक अगर सेटिस्फाई हो जाता है, बैंक आपको लोन दे देगा। डॉक्टर अग्निहोत्री, ये तो बात हुई लोन की कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना लोन मिल सकता है। तो अगर लोन चाहिए तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, ये बताइए। देखिए, आपको किसी भी
एमएसएमई का लोन लेने के लिए आपको एमएसएमई की जो साइट है वहाँ जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है। उसके अलावा आप अगर एज ए कंपनी लोन लेना चाहते तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कंपनी हैं तो आपको आरओसी के यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, एलएलपी हैं तब भी आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, पार्टनरशिप हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रोप्राइटर है तो रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जो बिजनेस करना चाहते हो अगर उसके अंदर कोई लाइसेंस की ज़रूरत है, मान लीजिए आप पैकेज्ड फूड शुरू करना चाहते हैं तो एफएसएसआई का लाइसेंस चाहिए आपको, पहले लेना पड़ेगा आपको। तो बैंक आपको लोन देने से पहले कहेगा भाई साहब वो कहाँ है आपका। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है, GSTIN कहते हैं इसको। फिर आपको अगर कोई पोल्यूशन आप फैलाते हैं मान लीजिए आप, तो पोल्यूशन कंट्रोल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। मान लीजिए आप ऐसी लोकेलिटी में बिजनेस करना, अपनी फैक्ट्री लगा देते हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, तो बट ऑब्वियस है कि बैंक कहेगा साहब हम तो यहाँ लोन नहीं देंगे आपको, तो आपको वो एरिया चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ज़मीन आप लोन पे लेना चाहते हैं, रेंट पे लेना चाहते हैं खरीदने के बजाय, तो फिर रेंट एग्रीमेंट आप सबमिट करोगे। अगर लैंड आपकी है या बिल्डिंग आपकी है तो आप उसके प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाओगे बैंक को कि साहब मेरी अपनी है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जमा करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर इस लोन के लिए रजिस्टर कराना हो तो? बिल्कुल दोनों पॉसिबल हैं, बल्कि 3 तरीके हैं इसके अपने आप को लोन के लिए अप्लाई करने के। एक तो आप ऑनलाइन उद्यमी जो मैंने आपको ऐप बताया उससे आप जाके रजिस्टर कर लीजिए। दूसरा आप डायरेक्टली बैंक में चले जाइए, ठीक है, और नहीं तो आपके पास LDM होते हैं, लीड मैनेजर्स। आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है LDM, उसके पास जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और सबसे आसान तरीका तो मैं बताऊं मैडम कि ऑनलाइन का है। क्यों? मान लीजिए आपने फाइल किसी बैंक में जमा की, फाइल खो गई जी, अब आप चक्कर लगा रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, आपको एक ID मिल जाएगी, आप उसको ट्रैक करते रहिए कहाँ गई। इवन यू नो कि किस ऑफिसर के पास कितने दिनों से पेंडिंग है, सो दैट यू कैन राइट टू दैट पर्टिकुलर मैनेजर और ऑफिसर व्हाई माय फाइल इज पेंडिंग। सो विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम it is their duty to either say yes or no, and when they say no they have to give the reasons also. So I will say that you should apply online, that is a better option. हाँ, जिनको ऑनलाइन में परेशानी वो ऑफलाइन मोड जा सकते हैं, that's not an issue and at all. डॉक्टर अग्निहोत्री, ये स्कीम जो है वो जैसे कि आप बता रहे हैं कि SC ST और महिलाओं के लिए है, तो अब तक क्या जिस तरह का मकसद लेके सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी, क्या महिलाओं को उस तरह का फ़ायदा मिला है? कितने लोगों ने इसका फ़ायदा अब तक उठाया है? देखिए, सरकार ने इसमें 2 चीज़ें की। एक तो सरकार ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी, और दूसरा हर बैंक के ऊपर लगभग 1,25,000 ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट बैंक्स आर एसोसिएटेड विद दैट, और हर ब्रांच के ऊपर बैंक सरकार ने एक लाइबिलिटी डाल दी है। एज ए लाइबिलिटी मैं कह रहा हूँ कि वो कंडीशन है कि आपको हर साल कम से कम एक SC ST को लोन देना है और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन देना है। तो इस तरह से अभी तक टोटल 96,000 से ज़्यादा महिलाओं को इससे फायदा हुआ है, और 1,26,000 बल्कि अभी हो गया डाटा लेटेस्ट, 1,26,000 से ज़्यादा लोगों को लोन इसके अंदर मिल चुका है, और लगभग 26,000 करोड़ रुपए इस लोन के इस स्कीम के अंतर्गत लोगों को दिया गया है। डॉक्टर अग्निहोत्री, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है जो कि SC ST और वुमेन के लिए है। अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि SC ST जो हैं वो इसका पूरी तरह से फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है उनको नहीं मिल रहा। देखिए क्या होता है, एक सबसे बड़ी परेशानी है कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको उसकी जानकारी होना स्वाभाविक है। अब जैसे कि आप मान लीजिए आज सुबह एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे कि साहब मुझे लोन चाहिए और मुझे साइबर कैफे चलाना है। अब उनको बाकी बिजनेस की जानकारी नहीं है जी, तो साइबर कैफे के लिए इसके अंदर लोन मिलेगा नहीं, आप मुद्रा लोन में ले लीजिए जाके। तो SC ST में क्या होता है, एजुकेशन की ट्रेनिंग की कमी है जी। तो जब वो बिजनेस के लिए लोन ले लेते हैं तो वो उसको चला नहीं पाते और फिर वो डूब जाता है। तो यहाँ पे सरकार का एक प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP। उसमें 3 दिन की ट्रेनिंग फ्री होती है, और उसके बाद वो चाहे तो 3 महीने की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसका कुछ पैसा लिया जाता है। उसके अलावा वो
और ट्रेनिंग करके आएंगे, तुमको पता होगा कि बिजनेस करते कैसे हैं। देखिए, हमें बिजनेसमैन का काम बहुत आसान लगता है जी। कि साहब सामान खरीदना है, बेचना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्ति को खरीदना तो आसान है, लेकिन जब बेचने की बात आती है ना, तो बड़ी मुश्किल बात है जी। कि उस सामने वाले को, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, हाँ। लेकिन आपके आइडिया में लोग तो इंटरेस्टेड होने चाहिए जिनको खरीदना है। जी। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं चंद्रमा पे प्लॉट बेचूंगा, अरे खरीदने वाले लोग होने चाहिए ना। जी। आइडिया बड़ा अच्छा है। जी। मैं कहता हूं मैं ऑक्सीजन मास्क बांटूंगा, लोग बेचूंगा, भाई लोगों को उसकी जरूरत होनी चाहिए। तो बेसिकली है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आप ये फाइंड आउट करिए, ये देखिए कि क्या उसकी मार्केट में डिमांड है। तो उसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग करनी बहुत जरूरी है। जी। आप कोई भी धंधा शुरू करने से पहले उस धंधे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बात करिए। और मैं तो सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि आप ऐसी किसी कंपनी में जाके 2-3 महीने की इंटर्नशिप कर लो। बिल्कुल। जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको पता लग जाता है रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, हमें लेबर को मैनेज कैसे करना होता है। जी। क्योंकि इंसान बड़ा विचित्र प्राणी है, हर तरह के इंसान को अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। आपके पास डेली लेबर, दिहाड़ी मजदूर होगा, डेली मजदूर लेबर, आपके पास एक इंजीनियर भी होगा, आपके पास एक मैनेजर भी होगा जो MBA करके आया हुआ होगा। आप चारों लोगों को अलग अलग कैटेगरी, आप एक ही तरह से बात नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए किससे कैसे बात करनी है। अगर आप नहीं बात करेंगे ढंग से, वो छोड़ जाएगा जी। आपका एक्सपीरियंस लेगा कहीं और, फिर आपका बिजनेस बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक तरीका, इसीलिए बिजनेस फेल होते हैं। डॉक्टर अग्निहोत्री, बहुत ही बढ़िया ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिसके तहत कि 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। लेकिन अगर हम इसके ब्याज की बात करें तो कितना फीसद लिया जाता है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, ब्याज नॉर्मल रेट होता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि जो MCLR है यानी बेस रेट है, उसके ऊपर 3% से ज़्यादा बैंक आपसे ब्याज नहीं ले सकती। डॉक्टर अग्निहोत्री, आप बता रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि किन कारोबार के लिए लोन मिल सकता है और किसके लिए नहीं मिलता है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनके के लिए इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लोन मिल सकता है, और कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनके लिए कि लोन नहीं मिलेगा इस स्कीम के तहत। मैंने कुछ तो ऑलरेडी बता दिए, जैसे कि लीची है, फूड प्रोसेसिंग के पैकेट्स बना सकते हैं आप, जूस के पैकेट्स बना सकते हैं। महिलाएं हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं, वो पिकल यानी अचार बनाने का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, गारमेंट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं सर्विस सेक्टर में, आप ट्रेडिंग से काम कर सकते हैं, आप कोई भी नया बिजनेस मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का शुरू कर सकते हैं, उसको सर्विस सेक्टर में आएगा। आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट बना सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ काम कर सकते हैं और उसके बेस पे आप इसमें बिजनेस लोन मिल जाएगा आपको। डॉक्टर अग्निहोत्री, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत ही फ़ायदेमंद है। SC ST और ख़वातीन को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। लेकिन कई बार लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं। तो मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेशंस दे सकें, गाइड कर सकें कि किस तरह से वो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? वो बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप बैंक को सेटिस्फाई करते हो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू कि साहब हमें लोन दे दो, मैं आपका लोन चुका दूंगा। देखिए, उसमें 4 चैप्टर आप बना लीजिए, ठीक, जैसे बुक के चैप्टर होता है वैसे 4 चैप्टर आप उसमें बना लीजिए। पहला इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जो आप पहला अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे इंट्रोडक्शन का, उसमें और एक चीज़ मैं बता दूं, इस डॉक्यूमेंट में आप जो कुछ भी कह रहे हो उसका सबूत नीचे लगाते जाएं, यानी प्रूफ। मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले आप बताइए कि बिजनेस कौन कर रहा है। एज ए इंडिविजुअल मिस्टर मोहनलाल कर रहे हैं, या मोहनलाल और पार्टनर्स कर रहे हैं, यानी पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो वो आप ऊपर बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आप बिजनेस कैसा करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस, बिल्कुल ब्रीफ में बताइए कि साहब मैंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है। उसके बाद आप क्या बताओगे, इस कंपनी के प्रमोटर कौन होने वाले हैं, यानी उसके मालिकान, पार्टनर्स हैं तो कौन पार्टनर होंगे, उनके नाम और एड्रेस, केवल इतना ही लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आपको कितना पैसा चाहिए ये भी आप लिखेंगे। आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब आ जाइए दूसरे चैप्टर पे। मैंने पहले क्या बताया कि प्रमोटर के बारे में, तो अब आप प्रमोटर के बारे में डिटेल से लिखिए।
प्रमोटर का पूरा केवाईसी, उसका पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, अगर उसके पास कोई टेक्निकल स्किल सेट हैं वो भी लिखिए, क्या उसने MBA किया हुआ है, कोई टेक्निकल डिग्री ली हुई वो भी लिखिए, क्या उसको पुराना कोई एक्सपीरियंस है, पहले कोई बिजनेस चला चुका है या कहीं इंटर्नशिप कर रखी है, वो सब उसके अंदर आप लिख दीजिए बैंकर को। यानी बैंकर को भरोसा हो जाना चाहिए यार हम अच्छे आदमी को लोन दे रहे हैं। ये हो गया आपका प्रमोटर के बारे में इतिहास पूरा। अब आप आ जाइए बिजनेस के बारे में। बिजनेस में आपने कोई लोकेशन सोची होगी बिजनेस के, कहाँ लगाना है। मैंने ऑलरेडी इससे पहले आपको बताया हुआ है कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप सिटी में नहीं लगा सकते, आपको जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया वहाँ नहीं लगा सकते, कॉमर्शियल में जाइए आप, तो वो आप खरीद के, आपकी ज़मीन ऑलरेडी है। देखिए ज़मीन खरीदने के लिए पैसा नहीं देती बैंकें जनरली, कुछ केसेस में देती है बट जनरली नहीं देती। तो आप अगर आपकी ज़मीन है तो उसका आप बता दीजिए कि मेरा प्लॉट यहाँ से यहाँ तक है और इसमें हम ये फैक्ट्री लगाएंगे, और उसका जो पेपर है आगे लिख दीजिए इनक्लोज्ड हियरविथ। तो जो आपके रजिस्ट्री के पेपर होंगे उसकी फोटोकॉपी लगा दीजिए। मान लीजिए आपने ज़मीन रेंट पे ले रखी है, आपने कोई फैक्ट्री है वो ज़मीन रेंट पे ले रखी है तो उसका रेंट एग्रीमेंट लास्ट में लगा दीजिए। फिर आप ये बताते हो कि आप उसमें क्या काम करोगे, वो पूरा लिखोगे आप। अगर आपकी मशीनें कौन कौन सी होंगी उनके बारे में लिखोगे आप। आपने किसी व्यक्ति से पहले से कोई एग्रीमेंट कर रखा वो लिखिए। ये आपका तीसरा चैप्टर हो गया। अब आइए चौथे चैप्टर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके बिजनेस प्रोसेस के बारे में। यही चैप्टर बताएगा कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, लॉस होने वाला है। आप सबसे पहले उसमें बताओगे कि आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए आप फूड प्रोसेसिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो जो आप मशीन खरीद रहे हो, इस मशीन का टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, आप कितना सामान बेच सकते हो। देखो साहब, मान लीजिए आप 1000 यूनिट पर डे बना सकते हो, तो क्या साहब 1000 यूनिट पर डे आप बेच लोगे? नहीं साहब, नहीं बेच सकते। तो 20% 40% की कैपेसिटी पे आप कितना कर लोगे, फिर अगले साल 50% पे कितना करोगे, 60% पे कितना करोगे, फिर 100%। इस तरह से आप फेज वाइज बनाओगे। फिर क्या आपके पास कोई एग्रीमेंट ऑलरेडी किसी ने दिया हुआ है कि साहब अगर आप बनाओगे हम खरीद लेंगे। मान लीजिए आप बनाते हैं, आपने ITC से एग्रीमेंट कर रखा है और ITC या अदानी बिलमार से आपने एग्रीमेंट कर रखा है और आप उनको कहते हो कि सर हम आपके लिए ये जूस बनाएंगे और हम आपको दे देंगे, तो आप हमारा ले लीजिए। अगर उन्होंने आपको ये एग्रीमेंट दे रखा है तो बैंक को इस बात की गारंटी हो जाती है कि साहब इतना तो ये बेच ही लेगा बंदा। दूसरा क्या है, उसकी कॉस्टिंग आप कैसे करोगे वो भी लिखने पड़ेगी आपको। ये सारा फ्लो चार्ट, और फिर आपके बिजनेस का जो फ्लो चार्ट है, यानी आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे, प्रोसेस कैसे होगा, फाइनल प्रोडक्ट कैसे आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे जाएगी, और बिकेगा तो पैसा कैसे होगा। तो ये पूरा एक चार्ट बना के भी आप समझा दीजिए। अब इन सब चीज़ों के जो आपने अब मान लीजिए मशीन आप कहते हो कि साहब मैंने तो 50 लाख की मशीन खरीदनी है, तो भाई बैंक कैसे मान ले 50 लाख की मशीन है, तो उसकी कोटेशन ले लीजिए, वो लगा दीजिए उसके नीचे 3-4 लोगों से लेके। अब आप कहते हो लेबर एक ही तरह का तो लेबर नहीं चाहिए होगा, आपको गार्ड भी चाहिए होगा, आपको प्रोसेसर भी चाहिए होगा, पैकेजर वाला भी चाहिए होगा, तो उन सब का पैसा भी आप लिख दीजिए कितना कितना लगेगा तो सैलरी। यानी आपको अपनी कॉस्ट, एक्सपेंडिचर्स और फिर आपका रेवेन्यू और फिर आपका प्रॉफिट कितना है, यानी मार्जिन कितना है, ये भी लिखोगे। और वो मार्जिन जितना रियलिस्टिक लिखोगे आप, आपके रीजन्स होने चाहिए। आप कह सकते हैं मैं 100% मार्जिन कमाऊंगा, लेकिन आपके इलाके में कंपटीटर कितने हैं ये भी आप बताओगे। आपके पास ऐसा यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि आपको 100% या 50% प्रॉफिट होगा, तो वो आपको बैंक को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाइए, प्रूफ लगाइए नीचे, और जाके अपनी जो एप्लीकेशन उसके साथ लगा के बैंक को दे दीजिए। बैंक आपसे, और देखिए जिस जगह आप बिजनेस करना चाहते हो उसका एड्रेस जरूर लिखिएगा, क्योंकि बैंक वाला वहां जाके वेरीफाई करेगा जी। तो इसलिए ये पूरा प्रोजेक्ट वहां लगा दीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको लोन अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अग्निहोत्री, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है जो कि SC ST और वुमेन के लिए है। अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि SC ST जो हैं वो इसका पूरी तरह से फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसकी क्या वजह है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि ये असरदार नहीं है, असरदार काफ़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे मेजॉरिटी
आदिवासीज हैं, SC/STs हैं, उन एरियाज में उसका फ़ायदा नहीं होता। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, इन्फॉर्मेशन भी दे रही है, बाकी काम भी कर रही है, लेकिन अब वही होता है ना कि कई बार बंदे को अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए। तो सरकार कोशिश लगातार जारी रखे हुए है, इसीलिए उन्होंने बैंकों के ऊपर एक कंडीशन डाल दी है कि आपको हर साल कम से कम एक SC/ST को लोन देना ही देना है जी। तो बट ऑब्वियस ये कम से कम है, ज्यादा आप जितने चाहे दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना देना है। अगर उस बैंक ब्रांच ने एक को भी लोन नहीं दिया ना तो उसके प्रमोशन खतरे में पड़ जाता है मैडम जी। सो ये सरकार इस तरह से भी काम कर रही है जिससे कि आपको लोन मिले ही मिले, देना ही पड़े। आप ऐसा नहीं गरीब आदमी है उसको भगा दिया आपने। कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। मुल्क के कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 करोड़ तक का लोन दे रही है। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, इससे जुड़ी तमाम जानकारी, तमाम मालूमात आपके पास होनी चाहिए। आइए जानते हैं। पोर्टल नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण चरण बटन पर क्लिक करके देखा जा सकता है। आवेदक का पंजीकरण। इस पोर्टल का उपयोग अत्यंत सरल है और यह योजना के हर पहलू के बारे में उधारकर्ता को शिक्षित करता है। सर्वप्रथम उद्यमियों को पहले ऋण के लिए आवेदन बटन सक्रिय कर पंजीकरण करना होगा, जो पोर्टल के मुख्य पृष्ठ के ऊपरी दाहिने कोने पर उपलब्ध है, और फिर न्यू यूजर बटन पर आगे बढ़ना होगा। पंजीकरण से आवेदक के प्रशिक्षु उद्यमी या तैयार उधारकर्ता होने, उसका जनसांख्यिकीय विवरण, आयु, लिंग, आय वर्ग आदि, उसकी श्रेणी, व्यवसाय के स्वरूप और पिछले अनुभव यदि कोई हो के संदर्भ में उसकी पात्रता की जांच हो सकेगी। पंजीकरण निशुल्क है और उसके पूरा हो जाने पर आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा तथा साथ ही पंजीकृत मोबाइल संख्या पर SMS के माध्यम से सचेतक संदेश यानी अलर्ट भेजा जाएगा। कोई तैयार उधारकर्ता सीधे आवेदन पत्र भर सकता है और पोर्टल के मुख्य पृष्ठ के ऊपरी दाहिने कोने पर स्थित आवेदक प्रवेश यानी लॉगिन को सक्रिय कर उसे अपने पसंदीदा बैंक को भेज सकता है। आवेदक 3 पसंदीदा बैंक चुन सकते हैं। प्रशिक्षु उधारकर्ता प्रवेश यानी लॉगिन कर वांछित क्षेत्रों जैसे कौशल, वित्तीय प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, पथ प्रदर्शन, आवेदन भरना या परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, जिला उद्योग केंद्र से वर्कशेड और मार्जिन राशि संबंधी सहायता से संबंधित हैंड होल्डिंग एजेंसियां चुन सकता है। पोर्टल के माध्यम से आवेदक कौशल, वित्तीय प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, पथ प्रदर्शन, आवेदन भरना या परियोजना की रिपोर्ट तैयार करना सहित उस हैंड होल्डिंग सहायता की पहचान कर सकता है जो इसके लिए अपेक्षित है। किसी एजेंसी का चयन किए जाने पर उस अपेक्षा के बारे में संबंधित एजेंसी को एक स्वतः उत्पन्न ईमेल संदेश चला जाएगा। मेरी हैंड होल्डिंग एजेंसी के अंतर्गत कोई व्यक्ति एजेंसी का विवरण देख सकता है, एजेंसी परिवर्तन कर सकता है, सेवा पूर्ण या सेवा निरस्त कर सकता है। उपर्युक्त के लिए कार्यवाही टैब के अंतर्गत आइकन उपलब्ध कराए गए हैं। आवेदक द्वारा प्रवेश यानी लॉगिन। लॉगिन पृष्ठ में आवेदक को 3 विकल्प मिलते हैं। लॉगिन इन, नए प्रयोक्ता, पासवर्ड याद नहीं। नए प्रयोक्ता का विकल्प किसी व्यक्ति को पंजीकरण मॉड्यूल पर ले जाएगा। जब आवेदक लॉगिन करता है तो स्क्रीन के ऊपरी दाहिने कोने पर ऋण के लिए आवेदन के बटन के साथ उसके सामने अनुकूलित डैशबोर्ड प्रकट होता है। डैशबोर्ड में आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय चुने गए राज्य और जिले के अनुरूप जिला विकास प्रबंधकों और संपर्क केंद्रों से संबंधित जानकारी, यदि वेबसाइट लिंक है तो उसके साथ स्वतः प्रदर्शित होगी। एक अनुकूलित मेनू डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। आवेदक अपने निकटवर्ती क्षेत्र के अनुसार किसी हैंड होल्डिंग एजेंसी का चयन कर सकता है। हैंड होल्डिंग एजेंसी का चयन किए जाने के बाद चयनित हैंड होल्डिंग एजेंसी का विवरण मेरी हैंड होल्डिंग एजेंसी टैब के अंतर्गत दिखाई देगा। मेरा विवरण टैब के अंतर्गत आवेदक की विस्तृत रूपरेखा प्रदर्शित होती है। यदि जरूरत हो तो पोर्टल में आवश्यकता आधारित अपडेशन की सुविधा उपलब्ध है। पोर्टल IBA प्रारूप के अनुसार 6 आसान चरणों में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध कराता है। जो बॉक्स या क्षेत्र अनिवार्य हैं, उन पर विनिर्देशक के साथ अंकित लाल टैब से उन्हें पहचाना जा सकता है। आवेदन करते समय आवेदक संबंधित स्व प्रमाणित दस्तावेज अपलोड कर सकता है। आवेदक अपनी पसंद के क्रम में 3 पसंदीदा बैंकों और शाखाओं का चयन कर सकता है। पोर्टल में प्रवेश करते समय ऑन स्क्रीन मार्गदर्शी दौरा, सामान्य प्रश्न या जिज्ञासाएं,
प्रयोग पुस्तिका और योजना के दिशा निर्देश आवेदक को बेहतर समझ देते हैं। आवेदन पत्र को कई बार सेव किया जा सकता है, लेकिन एक बार प्रस्तुत करने पर सामान्यतः परिवर्तन की अनुमति नहीं है। तथापि बैंकर के साथ चर्चा के बाद यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो आवेदन पत्र में संपादन या परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए डैशबोर्ड में पुनः आवेदन के लिए वापसी विकल्प का प्रावधान किया गया है। फॉर्म जमा करने के बाद एक आवेदन संख्या उत्पन्न होती है और वह स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। आवेदन पत्र के जीवन काल के दौरान प्रत्येक चरण पर होने वाली कार्यवाही के बारे में स्वचालित संदेश आवेदक को प्रेषित होते रहेंगे। यह पोर्टल किसी डेस्कटॉप, लैपटॉप और सभी हस्तधारित उपकरणों पर इंटरनेट एक्सप्लोरर 10+ या नवीनतम संस्करण वाले गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स के माध्यम से सर्वोत्तम रूप में देखा जा सकता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत काफ़ी रियायती दर पर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है और कारोबार शुरू करने पर 3 साल तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है और कर्ज चुकाने के लिए 7 साल तक का वक्त मिलता है। इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता। डॉक्टर अग्निहोत्री, आपने आज बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम से जुड़ी हुई। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। उम्मीद करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो मालूमात हमने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, एक नई स्कीम पर बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।